अभी समय है, सत्य के साथ खड़े हो जाओ और सत्य को मजबूत कर दो कि आने वाले समय में मनीष कश्यप जैसा हाल दूसरे का नहीं हो जो सत्य की आवाज उठाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला गैंग का तो नहीं है। मनीष कश्यप को रात को 9 बजे कोर्ट खुलवा करके एनएसए लगवा देता है। ये एक निष्पक्ष पत्रकार है जो कि सत्य की बात करता है और सत्य चुभता है जब उनको कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार साथियों, आज मनीष कश्यप जी की याचिका पर सुनवाई थी और 7 दिन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया कार्रवाई को। 7 दिन और जमानत नहीं मिल सकेगी और आगे भी अभी भरोसा नहीं है मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ ये आया कि आज तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में उतर आए हैं और मनीष कश्यप जी के समर्थक हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे क्या है पूरा मामला। सर, क्या कहेंगे? कपिल सिब्बल अब आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल देखिए, हम लोग को तो पहले से शक क्या यकीन था, उस यकीन को और आंख के पास से पर्दा हटा कर बिहार की पूरी जनता, पूरे भारत की जनता देख रही है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो वामपंथी है, वो एक्टिव हो चुकी है। किसके लिए? राष्ट्रवादी के खिलाफ। किसके लिए? जो सत्य का आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ, जो गरीबों का आंसू पोंछता है उसके खिलाफ, जो माताओं का आंसू पोंछता है उसके खिलाफ। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में है, उसका दरवाजा ठकठकाए हैं और यहाँ पर सत्य की बात चलेगी। आप कितने भी असत्य और झूठे परिंदे का जंजीर से आप बांधने की कोशिश कीजिएगा, वो सारा जंजीर टूटेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एनएसए लगने से पहले, एनएसए जब नहीं लगा हुआ था तो जैसी जानकारी हुई तमिलनाडु सरकार को कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मतलब यहाँ से रात मिल सकती है मनीष कश्यप को, एकाएक रात में 9 बजे कोर्ट को खुलाया जाता है। जिस प्रकार 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट को खुलवाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने तो झूठा केस करके फंसा दिया बंदे को, ये लड़का तो कुछ किया नहीं है। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देगा, इसको वहाँ से क्लीन चिट मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने रात को 9 बजे अपना जो उसके पास ब्रह्मास्त्र जो उसको मिला हुआ है, वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है और मनीष कश्यप को रात को 9 बजे कोर्ट खुलवा करके एनएसए लगवा देता है। अरे जब बंदा आपके पास में है, लड़का मनीष कश्यप कहीं भाग तो नहीं रहा था, वो बड़ी दाढ़ी बना कहीं छुप के जा नहीं रहा था, कहीं फ्लाइट से तो उड़ नहीं रहा था, बीच रास्ता में उसको आप हाईजैक किए, किसी कार से तो नहीं भाग रहा था, कहीं होटल में छुपा हुआ तो नहीं था, वो तो खुद जाकर आत्मसमर्पण किया। वो आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि उसको पता है कि मेरी कोई गलती इसमें है ही नहीं, मैं क्लीन हूँ, तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के पास, मुझे मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लड़ाई राइट वर्सेस लेफ्ट की क्यों होती जा रही है? अरे बिल्कुल होगी। जो सत्य की बात करेगा उसके खिलाफ तो लेफ्ट खड़े हो जाएंगे ना। जो सत्य की बात करेगा, जो गरीब का आंसू पोंछेगा, जो एजुकेशन की बात करेगा, जो नशा नहीं करने की बात करेगा, जो बार बार लोगों के पास गली गली जाकर के मदद करेगा, ये पूरे भारत का एक इकलौता पत्रकार है। मैं बताना चाहता हूँ, भारत का इकलौता पत्रकार है जो गली गली, घर घर, झोपड़ी झोपड़ी जाकर के माताओं बहनों का आंसू पोंछने का कार्य किया है और साथ ही अपने कमाई हुई पैसे से, कोई चारा घोटाला का पैसा उसके पास नहीं था, मैं बता देना चाहता हूँ, उसकी खुद की कमाई जो विदेशों से उसको आती है, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। सोचिए, एक देश का जो लाल है, बिहार का एक लाल है, वो रोजगार अपने से अपना रोजगार का चयन करता है और उसके वजह से कई लोग रोजगार को पा रहे हैं। अपने पैसे से वो गरीबों को बांट करके सहयोग भी करता है, मतलब आर्थिक रूप से भी सहयोग करने वाला वो पहला पत्रकार है। 2 से 2.5 लाख रुपया वो पर महीना गरीबों में बांटता है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे बिहार की लॉबी हो या कांग्रेस की लॉबी हो, उनको कमल छाप पत्रकार कह के क्यों पुकार रहे हैं? अरे कमल छाप पत्रकार करके कमल छाप का वो झंडा कभी लेकर मनीष कश्यप ढोया है? मनीष कश्यप ने कई बार नरेंद्र मोदी पे भी सवाल उठाया है, उनको भी बोला है कि फलना चीज़ के फलना बात है, अगर आप इनका समर्थन करते हैं मोदी जी तो एक ट्वीट उनके लिए कर दीजिए। वो तो नरेंद्र मोदी को भी लथाड़ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? भाजपा की झंडा ढोने वाला आदमी है। ये एक निष्पक्ष पत्रकार है जो कि सत्य की बात करता है और सत्य चुभता है। जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो भाजपा ही कह देंगे, आरएसएस कह देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे। ठीक है, आरएसएस भाजपा ही कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का तो नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला गैंग का तो नहीं है, सत्य की बात करने वाला है। आपको जो कहना है कहो, लेकिन जो आप झूठे जंजीर से जो बांधने की कोशिश की हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बादल छटेगा और मेरा सूरज फिर से निकलेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। सूरज तो निकलेगा, लेकिन सर बात ये है कि जिस तरीके से एनएसए लगाया गया, आपने कहा ना भाई बम फेंकने वाला तो नहीं है, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाला तो नहीं, जिस तरीके से एनएसए लगाया गया उन्हें तो उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया तमिलनाडु सरकार ने। नहीं, गलती है मनीष कश्यप का ना, मनीष कश्यप का बहुत बड़ी गलती है। वो कई जगह गरीबों का आंसू पोंछा, इसकी बहुत बड़ी गलती है। घर घर तक चला जाता है अपना पेट्रोल जला करके और लोगों से पूछता है क्या तकलीफ है, इसकी गलती है। सड़क के बीच में खंबा पोल देख लेता है, उसे कई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बारे में सवाल करता है,
ये उसकी गलती है। सरकारी अस्पताल में जाकर वहाँ का जर्जर स्थिति को दिखला देता है, ये उसकी गलती है। शिक्षा के लिए स्कूल में चले जाता है, जाके देखता है कि टीचर मस्त सो रहा है, बच्चा अपना खेल रहा है, ना बैठने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है, उसके लिए मनीष कश्यप आवाज उठाता है, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मनीष कश्यप पे एनएसए लगा है। और याद रखिए, आप जो गोल टोपी पहन करके माइक लेके हमसे पूछ रहे हैं ना, हो सकता है गेट के बाहर आप निकलिएगा तो आप पे भी एनएसए लगेगा, क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सच को दुनिया के सामने रख रहे हैं, आप भी गरीबों की मदद करते हैं, आप आवाज बन करके सरकार तक पहुंचते हैं, तो आप भी तैयार रहिए, आप पे भी एनएसए लगेगा 110%। देखिए, पत्रकार जब ग्राउंड में माइक लेके उतरता है तो पूरी तैयारी से उतरता है। मनीष कश्यप नहीं घबराए ना, तो हम भी कभी घबराएंगे नहीं। आपकी बात रख रहे हैं ना, तो ये हिम्मत ही है। ये हिम्मत है ना, इसी हिम्मत के लिए आपको सजा दिया जाएगा और आप पे भी एनएसए लगेगा। लेकिन ये समय है, सभी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी समय है, सत्य के साथ खड़े हो जाओ और सत्य को मजबूत कर दो कि आने वाले समय में मनीष कश्यप जैसा हाल दूसरे का नहीं हो, जो सत्य की आवाज़ उठाता है। आप जैसे समर्थक ऐसे तो मिल नहीं जाते हैं। मनीष कश्यप ने कुछ तो ऐसा किया हो जब आज आप इतना समर्थन उनका कर रहे हैं। देखिए, समर्थन हमेशा सत्य का होता है। मैं मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मनीष कश्यप सत्य की आवाज है। मनीष कश्यप राष्ट्रवादी है, राष्ट्र की बात करता है, मनीष कश्यप देश की बात करता है। इसलिए आज मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूं और पूरा भारत खड़ा है। यकीन मानिए, मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था रात में 3 बजे, एक बच्ची मंदिर में बैठ कर 6 साल की बच्ची बैठ करके भगवान को प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मनीष कश्यप को निकाल दो, हे भगवान जी मनीष कश्यप को निकाल दीजिए। आप सोचिए 6 साल की बच्ची में क्या आस्था है मनीष कश्यप को लेकर के। हो सकता है कि मतलब कि इंडिविजुअल रूप से उसका मनीष कश्यप मदद नहीं किया हो, लेकिन बच्ची के मन में जो 10 सवाल चलते हो कि ऐसा गलत होता है, देश में ऐसा गलत होता है, वो कहीं कहीं मनीष कश्यप ने मदद किया हो। वीडियो देखा होगा, ये जो गलत है उस पर आवाज मनीष कश्यप उठाया है। जिस तरीके से मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया, तो 140 हिंदुस्तानी ये समझ रहा है कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई करता है। एक तरफ बम फेंकने वाले लोग हैं बिहार में जो खुलेआम घूम रहे हैं, एक तरफ माफिया लोग हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जमीन घोटाला करने वाले लोग हैं, चारा खाने वाले लोग हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी एनएसए नहीं लगा। लेकिन मनीष कश्यप पे एनएसए लगा। अरे बिहार में बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गैमलर लोग बैठे हुए हैं बिहार में, जो निकलते हैं एक बार 5 को 6 को गोली मार के घर में घुस जाते हैं। उनके लिए तो कोर्ट आप नहीं खुलवा पाते हैं, क्योंकि आप उनसे डरते हैं, वो आपके टीम के लोग हैं, इसलिए आप उनके लिए कोर्ट नहीं खुलवा सकते हैं। आप जो देख रहे हैं, ये गरीब का बेटा है, ये गरीब का बेटा है, इसका नैरेटिव आप कभी भी दाब सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मजबूत लोग, बहुत धनवान हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आने वाला समय में आप देखिएगा, जीत सिर्फ सत्य की होगी। सत्य तो अपनी जगह जीतेगा, लेकिन सत्य तो कभी कभी 100 साल भी जीतने में लग जाते हैं, और 500 साल भी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, 500 साल सत्य को जीतने में लग गए। मनीष कश्यप कितने ही सत्य सही, लेकिन न्यायपालिका में उसका सत्यापन होगा तब ना वो सत्य साबित होंगे। और आज लेकिन भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार मिलकर कर रही है मनीष कश्यप के साथ, क्या कोई नेता ऐसा है जिसने इतना बड़ा क्राइम ना किया हो जिस पर एनएसए ना लगाया जा सके? कई नेता ऐसे बैठे जो माफिया के तौर पर अतीक अहमद का ही मामला चल रहा है। देखिए, बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन पे संगीन अपराध है, जो बड़े बड़े अपराध में संलिप्त हैं, वैसे आराम से कुर्सियों में बैठ रहे हैं, फॉर्च्यूनर और BMW में घूम रहे हैं। उनके लिए रात को 9 बजे कोर्ट नहीं खुल रही है, उन पे एनएसए नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये भारत की सभी जनताओं को समझना पड़ेगा, वामपंथी और जो ये टुकड़े गैंग है, उन्होंने अपनी मजबूती आर्थिक रूप से और अपने जो पैरवी वाला जो उनका बेंच बोर्ड होता है, वो बहुत टाइट कर लिए हैं। किसके खिलाफ? एक गरीब के खिलाफ, एक फौजी का बेटा के खिलाफ, एक गरीब माँ का बेटा के खिलाफ, जो सत्य की बात करता है और गरीबों के आंसू को पोंछता है, क्योंकि ये गरीब है, इसको दबा देंगे ये लोग। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ अगर आपने अपनी मजबूती बढ़ाई है, अगर आर्थिक रूप से भी समर्थन की आवश्यकता पड़ेगा, तो पूरे राष्ट्र प्रेमी भारत के एकजुट हो जाएंगे। आर्थिक रूप से भी मनीष कश्यप को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे, करोड़ों का हम लोग अंबार लगा देंगे उसके समर्थन में। इसलिए ध्यान रखिए, जो बार बार लोगों की मदद किया है आर्थिक रूप से भी और शारीरिक और मानसिक रूप से भी, उसका अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग भी खड़े हैं और उसको कहीं से हम लोग दबने नहीं देंगे। ये वामपंथी सोच रहे हैं मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये टुकड़े गैंग वाले सोच रहे हैं मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो आर्थिक रूप से मनीष कश्यप को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। जिस बेटे के बाप ने देश की सेवा की, आर्मी में सेवारत रहे, आज उनके ही बेटे पे एनएसए लगा देना, क्या संविधान को शर्मसार करने वाला नहीं है? लोकतंत्र को शर्मसार करने देने वाला नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, कोई भी केस होता है, कोई मर्डर रहता है या कोई रेपिस्ट होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, पूछता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है।
उसके माता पिता क्या करते थे, उसका भाई बहन क्या करता था, उसके दादा परदादा क्या करते थे, क्योंकि देखता है कि कहीं खून में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, इसके बाप दादा कहीं अपराधी तो नहीं रहे। यहाँ जब पता करेगा, यहाँ जब पूछा जाएगा मनीष कश्यप से कि तुम अपने बाप दादा को हिस्ट्री बताओ, तो इनका जो हिस्ट्री है वो सुनने लायक रहेगा। इनके पिताजी आर्मी में अभी भी कार्यरत हैं, इनके दादा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका चाचा जो है वो भी फौज में ही है। तो एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक फौजी का बेटा का खून कभी भी गलत, डीएनए कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उसके डीएनए में राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। मैं बताना चाहूँगा, इनके पिताजी ने कारगिल के युद्ध को लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। इन्हीं के पिताजी थे जो कि 7 साल लगातार कश्मीर में ड्यूटी किए थे, और वैसे जगह ड्यूटी किए थे जहाँ पत्थर कभी भी आके पड़ सकता था और कहीं भी अनवांटेड गोली आकर उनको लग सकता था, लेकिन उन्हें अपने जान का डर नहीं था। वो 7 साल तक कश्मीर में ड्यूटी किए, लेकिन आज वो पिता रो रहा है, उसका आंसू कौन पूछेगा। आज हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, उसी फौजी की वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, जो जाकर के बॉर्डरों पर बंदूक लेकर तैनात होते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज वो फौजी रो रहा है। आज उस फौजी के साथ कौन खड़ा होगा? तो आज उस फौजी के साथ एक एक भारतवासी खड़ा होगा, क्योंकि उसका बेटा सत्य के साथ खड़ा है। एक पुरानी कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो कंगना रनौत और आर भारत के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ, फिर उसके बाद जो शिवसेना के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वही आज बिहार की राजनेताओं के साथ होगा, आरजेडी और जेडीयू के? मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने महाभारत देखी है, पांडवों को कितना परेशान किया गया। बोला गया था कि सुई के नोक भर भी मैं ज़मीन नहीं दूंगा। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? कौरव की हार हुई, पांडव की जीत हुई। आपने रामायण देखा होगा कि रावण बहुत अपने अहंकार में चूर था। क्या हुआ? राम ने उनका वध किया और सीता माँ को अपने घर लेके आए। ठीक उसी प्रकार ये अधर्म और धर्म की युद्ध है। आज जो आप कह रहे हैं, यहाँ देखिएगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो विफल नज़र आते हुए दिखेंगे। समय का फेर है, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय का फेर है, आने वाले समय में बादल छटेगा। ये शेर का बेटा है, ये जरूर निकलेगा। आपका नाम क्या है? अमन कुमार, हिंदुत्व प्रचारक हजारीबाग। अमन कुमार जी, आप समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति कहती है कि जातिवाद पे हमेशा वोट पड़ता आ रहा है। क्या बिहार का आम नागरिक कम समझेगा कि जातिवाद से बाहर निकल के हमको बिहार हित की बात करना चाहिए, बिहार के विकास की, डेवलपमेंट में, पलायन की समस्या पे बात करनी चाहिए? क्यों नहीं समझता बिहार का नागरिक? क्यों आज भी जातिवाद में भटके आज जातिवादी नेताओं को वोट देता है, फिर वही सरकार बैठा देता है जो 10 साल 15 साल पहले राज किए थे? ये बिहार के नहीं और जगह की बात है। यहाँ पे लोग नेता इनको चाहिए, कौन चाहिए? अपने जात वाला चाहिए। लेकिन अपने जात वाला को जब नेता बना देते हैं और जब खुद मुसीबत में फंस जाते हैं, पीरपैंती की घटना मैं आपको बतला देता हूँ। भागलपुर पीरपैंती में अशोक यादव की पत्नी को अधर्मियों ने उनका प्राइवेट पार्ट तक काट लिया। तेजस्वी यादव नहीं आए क्योंकि उनका भी टाइटल यादव, इनका भी टाइटल यादव। वोट तो उन्हें ही दिया होगा, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी यादव मदद करने नहीं आए। वो मामला और ऐसा कई मामला दे करके लोग समझ रहे हैं, और आने वाले समय में लोग को अवेयरनेस की आवश्यकता है। लोग समझेंगे और देखिएगा, एक दिन जाति पार्टी से उठ करके राष्ट्रभक्ति पे वोट पड़ेगा, और जिस दिन राष्ट्रभक्ति पे वोट पड़ने लगा उस दिन भारत विश्वगुरु होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना मनीष कश्यप के जो समर्थक थे, उन्होंने तो कहा बिहार एक दिन जरूर जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देगा और बिहार हित पे वोट देगा, और हम भी चाहते हैं बिहार की आम जनता जातिवाद से ऊपर उठे और बिहार के डेवलपमेंट, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पे वोट करे। जय हिंद, वंदे मातरम।